गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट टॉपिक या लास्ट बार हमने आपको बताया था कि जो फैबरी पैरॉट इंटरफेरोमीटर है उसमें जो उपकरण है वो किस तरह से रखे जाते हैं और उन पर जो लाइट का इंटरफेरेंस है वो आप ट्रांसमिटेड लाइट में देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक कैलकुलेशन हम दिखा रहे हैं कि जो परिणामी आयाम आएगा, मान लीजिए ये दो प्लेट्स हैं जो रखी हुई हैं, जिनके बीच की जो दूरी है वो है d। इस पर जो लाइट आ रही है, कि देखिए जो उपकरण की जिसकी हमने बात की थी वो आपको बताया था, इस तरह की व्यतिकरण प्रतिरूप बनेगा। और ये था फैबरी पैरॉट मीटर इंटरफेरोमीटर का उपकरण का डायग्राम। तो ये ए और बी जो दो प्लेट्स हैं जो कि लाइट का इंटरफेरेंस इन्हीं से होता है, पॉलिश्ड हैं ये। तो इन दोनों के बीच मान लीजिए कोई रे जो है वो एस से आ रही है, तो एस से आ रही है, मान लीजिए ए उसका एम्पलीट्यूड है। तो पहली प्लेट पर जब आती है तो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आपतन कोण जो है वो मान लीजिए आई। और जैसे ही इसको पार करती है तो मान लीजिए आर, स्मॉल आर, ये जो है वो अपवर्तन कोण है। और ये C1 से आगे फिर T1 की तरफ जाती है। इसी तरह से मल्टीपल जो रिफ्लेक्शन होता है, C1 से P2 की तरफ आई और फिर P2 से C2 की तरफ गई, और उसका फिर यदि कोई हिस्सा आगे जाता है तो वो C2 T2 ये भी जो रे है वो आगे जाने वाली है। इनके आयामों की चर्चा हमने पिछले टॉपिक में की थी। अब आप देखिए कि C1 T1 और C2 T2 के बीच जो पथांतर है वो कितना होगा। देखिए ये जो कोण है, अपवर्तन कोण, ये आर है और इन दोनों के बीच का गैप जो है वो डी है। यदि आप कैलकुलेशन करें कि C1 से P2 और P2 से C2 तक की ये डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो बड़ी आसानी से, हमने पहले भी किया है, यदि ये एंगल आर है तो ये आता है 2D cos आर डेल्टा। ये तो हुआ पथांतर। वैसे ही आप देखिएगा आर यदि 0 होगा तो दोनों के बीच का जो गैप होगा वो 2D हो जाएगा, क्योंकि जाना भी है रे को और वापस भी आना। यदि कलांतर निकालना है तो आप जानते हैं कि पथांतर और कलांतर में इसका संबंध क्या होता है कि लैम्डा पथांतर 2 पाई कलांतर के बराबर होता है। तो यहाँ से कलांतर डेल्टा निकाला है हमने। कौन सा कलांतर है? ये C1 T1 जो रे है उसके और C2 T2 रे जो है उसके बीच के जो फेज डिफरेंस होगा, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा 2D cos आर। अब मान लीजिए जो आने वाली तरंग पीछे से आ रही है वो है AE⁻ C1 T1 और C2 T2 और C3 T3 जो तरंगे हैं उनके आयाम होंगे ATE⁻ इसी तरह से यहाँ पे फाई क्या है? फाई को बोल देते हैं प्रारंभिक कला उस तरंग की जो कि पीछे से आई है, उसकी C1 पे जो प्रारंभिक कला है उसमें फाई का अंतर जो है वो आ जाता है ω_t से, तो I⁻t−φ। अच्छा, y2 क्या है? C2 से जाने वाले T2 की और जो तरंग है ये उसका डिस्प्लेसमेंट है, तो ये बराबर होगी ATe⁻ω_t−φ माइनस डेल्टा। इसमें ये जो y2 है इसमें जो आयाम आना चाहिए वो ATR आना चाहिए। तो यहाँ पर एक टर्म और है जो मिसिंग है इस कैलकुलेशन के अंदर, वो होगी R, यानी R के साथ ये मल्टीप्लिकेशन भी होगा इस सेकेंड टर्म के अंदर। और थर्ड जो टर्म है उसके अंदर ATR स्क्वायर आएगा, फिर वो आगे जोड़ दिया जाएगा। ये जो डेल्टा है ये है C1 T1 और C2 T2 के बीच का फेज डिफरेंस। 2 डेल्टा जो है वो ये तीसरी जो बनेगी आगे मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद उसके और पहली के बीच का जो फेज डिफरेंस है।
यदि इन सारे जो तरंगें हैं इनको अध्यारोपित करवाया जाए तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डैश डैश डैश। तो पहली तरंग का आयाम है ए टी ई टू आइटा ओमेगा टी माइनस फाइव, और फिर दूसरे में ए टी आर आएगा, क्योंकि ए टी आर इसलिए हो गया क्योंकि आर रिफ्लेक्शन है दो इसके अंदर। ई टू आइटा ओमेगा टी माइनस फाइव माइनस डेल्टा प्लस ए टी आर स्क्र ई टू आइटा ओमेगा टी माइनस फाइव माइनस टू डेल्टा, और इसी तरह से आगे। यदि आप इन सभी टर्म्स को जोड़ते चले जाएं तो देखिए जोड़ने के लिए कुछ टर्म तो यहाँ से कॉमन निकल सकती हैं, ए टी ई रेशो आइटा मेगा टी माइनस फाइव। बाकी जो बचता है उसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस आर ई रेशो माइनस आयोटा डेल्टा। ये कैसे लिखा है? क्योंकि आप जानते हैं कि 1 माइनस एक्स रेशो पर माइनस 1 ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस एंड सो ऑन इसके बराबर होगा। तो उन सारी टर्म्स को जोड़ करके हमने यहाँ पर इस तरह से लिखा है। अब इसमें जो परिणामी आयाम आएगा वो देखिए यहाँ पर ई रेस्ट पर आयोटा ओमेगा टी माइनस फाइव के अलावा ये जो टर्म है ये परिणामी आयाम को रिप्रेजेंट करती है, और ई रेस्ट पर आयोटा ओमेगा टी माइनस फाइव ये फेज फैक्टर है। तो परिणामी जो आयाम आया वो है ए इज इक्वल टू ए टी अपॉन 1 माइनस आर ई रेस्ट पर माइनस आयोटा डेल्टा। यदि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया जाए तो जहाँ पे आयोटा है उसके अभी माइनस आयोटा हो जाएगा, तो ए टी अपॉन 1 माइनस आर ई प्लस आयोटा डेल्टा। अब तीव्रता जो होती है वो आई इज इक्वल टू ए स्टार, तो ए स्क्र टी स्क्र अपॉन 1 माइनस आर ई माइनस आयोटा डेल्टा भी आएगा और 1 माइनस आर ई प्लस आयोटा डेल्टा भी आएगा। जब आप इसको नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आर स्क्र माइनस आर ये टर्म आएगी, ये जो है ये 2 कॉस डेल्टा के बराबर है, तो इसको मान 2 आर कॉस डेल्टा। अब इसमें माइनस 2 आर, यहाँ पर माइनस 2 आर इसमें जोड़ा जा रहा है और माइनस से प्लस 2 आर, माइनस 2 आर प्लस 2 आर किया जा रहा है। तो माइनस 2 आर से ये हो गया 1 माइनस आर के स्क्वायर प्लस 2 आर माइनस 2 आर कॉस डेल्टा। यदि आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 4 आर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। ये 1 माइनस कॉस डेल्टा को 2 साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 लिख दिया है। या आई इज इक्वल टू यानी परिणामी जो तीव्रता है वो बराबर होगी ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का ये होल स्क्वायर 1 प्लस 4 आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर साइंस का डेल्टा बाई 2 इनवर्स, यानी नीचे जो टर्म थी इसको हम ऊपर लिखेंगे। अब देखिए परिणामी तीव्रता कब ज़्यादा होगी या कब कम होगी ये डिसाइड करेगा डेल्टा यानी फेज डिफरेंस। तो ये समीकरण जब ज़्यादा वैल्यू देगी तो वहाँ पर तो बनेगी प्रदीप्त फ्रिंज, और जहाँ पे इस आई की वैल्यू कम होगी वहाँ पर बनेगी अदीप्त फ्रिंज। तो वो कौन कौन सी शर्तें रहेंगी जिसमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बनेगी तो वो हम बताएंगे नेक्स्ट टाइम। तो ये है तीव्रता का रिलेशन इस फैबरी पैराट इंटरफेरोमीटर के अंदर।